मेरा जीवन तो एक किस्म से नरक रहा है। मैंने फैक्ट्री पठानकोट में लगाई, कंदरौड़ी में लगाई, लेकिन वो फैक्ट्री में नुकसान होता रहा। मैंने वो कम से भी कम 10 जगह लगाई। उस टाइम हालात तो खराब हो गए थे, पर बच्चे भी हमारे समझदार थे, इसीलिए जो भी जरूरत होती थोड़ी ही अपने चाहे कमी कर देते, उनके लिए हम जरूर कहने से पहले ही सोच लेते कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे एहसास स्कूल लाइफ से हुआ। गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ रहा था, तो जो ड्रेस कोड होता है जो स्कूल का, तो उसमें जैसे बटन्स होते हैं तो वाइट कलर के होते हैं, तो मेरे 1-2 बटन चेंज थे। तो स्कूल में जाते टीचर ने क्लास लगा दी कि भाई क्या चल रहा है कि ये अलग कलर का तेरा ये बटन है, तो क्यों इसको ऐसा क्यों कर रहा है। या तो नया शर्ट लिया, मैं घर जाते अपनी मम्मी को सुनाने लग गया। क्या हुआ बेटा, तो क्यों है कि क्या मम्मी ये शर्ट कम से कम नई शर्ट दिला दो, ये नहीं है मुझे ये पहननी नहीं है, दूसरी शर्ट दिला दो। बेटा कोई बात नहीं, इस टाइम यही बटन था, मैंने ये लगा दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा गलत नहीं लगाऊंगी। मड़ी ही स्थिति अपनी मड़ी ही डाउन है, आगे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने शर्ट चेंज नहीं कराई, तो मुझे पता ही चल गया कि हाँ ठीक है फाइनेंस प्रॉब्लम है। तो वहीं से मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि दिक्कत में चल रही है फैमिली। नहीं थी वो स्थिति कि भाई एक बटन भी ले सके। इस बच्चे ने ना तो जिंदगी में किसी बात की इसने खास चॉइस करी कि भाई नहीं मैं तो ये लूंगा तभी जाऊंगा, नहीं, जो मैंने इसको दे दिया उसी में ये संतुष्ट रहा। बेइंतहा तकलीफें झेलने के बावजूद पवन के पिता ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। बचपन में मेरा एक नॉर्मल डे ऐसे बीतता था कि जब मैं कबड्डी खेलता भी नहीं था कि मेरे पापा मुझे जल्दी उठा देते थे, क्योंकि यही था कि वो सुबह घूम के आओ। मेरे जो पिताजी थे वो आर्मी मैन थे और वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सख्त रखते थे। चाहे काम हो या ना हो, आप 4 बजे स्टैंड अप। लेकिन मैं उठने में पवन से भी कमज़ोर था, तो मेरे को पता था कि मैं तो ये गलती कर चुका हूँ, आने वाले तो बच्चा ना करे। तो इसको 5 बजे तो मैं घर से निकाल देता था, चलिए मेहनत करिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो भविष्य में कुछ पाएंगे, नहीं तो मेरे की दाल या तो चाय बेचेंगे या कहीं ड्राइवरी करेंगे। सुबह जब इसको घर से हम लेके जाते थे तो यहाँ से खेत तक दौड़ते हुए ले जाते थे। फिर जो खेती का काम होता था, जिस लायक ये था, वो काम भी हम इससे लेते थे। और बाकी तो मेहनत इसकी अपनी थी, जो ये कर रहा था वो कर ही रहा था। उसके बाद में फिर ये एक वहीं आज़ादपुर स्टेडियम लगता है, वो वहाँ शिव कुमार मान थे खेड़ा से, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके पास सेट हो गए। मैंने कहा अगर रेगुलर आएगा तो मैं इस पर काम करूँगा, ये नहीं 2 दिन नहीं आया 4 दिन आ गया, ऐसे नहीं। इसका ये रिकॉर्ड रहा है, भले ही बारिश हो रही हो लेकिन ये ग्राउंड पर जरूर आया। हिंदुस्तान में पहली एकेडमी है जो कबड्डी खिलाने के या किसी तरह रेजिडेंस रहने के लिए उनसे एक छोटा पैसा किसी से चार्ज नहीं किया जाता है। और अगर मैं भी औरों की तरह 5 या 10 हज़ार रुपये महीने में लेता, जैसे लोगों ने प्रोफेशनल बना लिया है, नाम हो गया है और बहुत से लोग लाखों रुपए कमा रहे, तो हो सकता है पवन जैसे लड़कों को मौका नहीं मिलता। जब ये 9th क्लास में हो गया तो मैंने इसको अंडर 19 में डाल दिया। दिल्ली की ट्रायल हुई, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। मैच खेलते खेलते दिल्ली की टीम फाइनल पहुंच गई, तो हाफ टाइम में हम 9-6 से पिछड़ रहे थे और वहाँ मुझे ये लग रहा था हमारी टीम हार जाएगी। और ये बार बार जब भी मेरे पास बैठा था, सर जी मेरे को मौका दो। मैंने कहा चल आओ।
और उस मैच को इतना बढ़िया, लगातार इसने 7 पॉइंट लिए और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 7 पॉइंट 6 पॉइंट लेना कोई मतलब आसान काम नहीं है। वो भी एक फाइनल खेल रही थी और वहाँ से इसका जो है ना मोटिवेशन होया और इसको हौसला होया कि मैं भी एक इस लेवल का खिलाड़ी बन सकता हूँ। श्योर कि मैं कबड्डी खेलता हूँ तो मैं सीज़न को फॉलो करूँगा, मैं देखूँगा। तो मैं यही था कि सीज़न देख रहा था, बस राकेश, मंजीत छिल्लर, नवनीत गौतम, अजय ठाकुर, ये सभी प्लेयर खेल रहे थे। तो मुझे याद था, सोच रहा था कि हाँ भाई ये इतने बड़े पीकेएल में खेल रहे हैं, इस जगह खेल रहे हैं, क्या कभी मैं भी इनके साथ खेल पाऊँगा। मॉर्निंग प्रैक्टिस करके मैं तो सो रहा था, तो रणधीर सर की कॉल आई। बाय फेस में मिला नहीं था सर से। सर की कॉल आई, स्टेडियम में आ जाओ, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा हूँ, मैं प्रो कबड्डी के लिए तुझे बुलाने लग रहा हूँ और आ जाओ आप। तो मैं भाग के स्टेडियम में गया। तो जाते ही मैंने अपना जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने साइन किया। मेरा 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम। उस समय 4 लाख रुपए की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि फैमिली में पहले ही फाइनेंस प्रॉब्लम थी। तो मैं जॉब लगा था तो कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो खुशी थी, घर में घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि अच्छा हो रहा है, कि अच्छा टाइम आ रहा है, कि पवन जो फाइनेंस प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। बड़ा भाई वो अब तक स्टडी कर रहा है, एमए क्लियर कर रहा है, तो छोटा हूँ मैं घर में। तो ये था कि भाई फाइनेंस प्रॉब्लम जो जिस चीज़ के लिए पवन ने इतना टाइम लगाया, स्पोर्ट्स में मैंने इतने साल दिए, वो स्पोर्ट्स पवन के अब काम आ रहा है। ये परिवार मैंने पिछली 4 पीढ़ियों से देखा है। इस परिवार में ना तो हमारा पिताजी बेईमान था, ना हमारा दादाजी बेईमान था। तो मैंने ये देखा था कि भाई ईमानदारी 4 पीढ़ी के बाद आकर जीतनी शुरू हुई है। 4 पीढ़ी बेचारी गरीबी में टोटे में यहाँ काट कर चली गई। उनके पास जो ना जूती भी नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि ईमानदारी पवन के कारण मैंने जीतती हुई दिखाई दी। मेरी सोच ये है कि भाई पवन के कारण आगे ये खानदान चल जाएगा, नहीं तो अब ये खत्म होने ही वाला था। प्रो कबड्डी ने हमारी जिंदगी तो पूरी ही बदल दी। पहले हमारा ये घर दिख रहा है, अब का दिख रहा है, उसमें न्यारा बदलाव दिख रहा है। खुशी के आंसू तो वो तो आ ही जाते हैं, झलक जाते हैं। उस दिन दिखा, पूरी रात को नींद नहीं आई कि मेरा बेटा टीवी में दिखा है, और तो बहुत अच्छा लगा। ये जो जंप है वो 100 पॉइंट्स के बराबर है। ये जो मेरे लिए हुआ एक मतलब गॉड गिफ्ट ही है। पीकेएल सीजन 3 में दुनिया ने पवन जैसे यंग टैलेंट की चमक देखी।